नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 8 जून को उद्यमी कुणाल जैन ने न्यू जर्सी के पास न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर एक वीडियो लिया और ट्वीट कर दिया। लिखा कि भारत के एक छात्र को निर्वासित किया जा रहा है, उसे हथकड़ियां पहनाई गई हैं, वह रो रहा है, उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार हो रहा है। आपने कुणाल जैन का लिया यह वीडियो और फोटो हर जगह देखा होगा, इसकी खबर भी छपी है। कुणाल ने लिखा है कि यह युवा अपने सपनों का पीछा करते हुए यहां तक आया होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। एक एनआरआई के तौर पर मैं खुद को असहाय पाता हूं, यह मानवीय त्रासदी है। उन्होंने यह भी लिखा कि हम इसके दर्द को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सम्मान की मांग तो कर सकते हैं। हम भारत सरकार, अमेरिका की संस्थाएं और सभी ग्लोबल नागरिकों से कह सकते हैं, इसे गंभीरता से लें, इसे साझा करें और इसके बारे में बोलें। उसके बाद 11 जून की सुबह अखबारों में इस खबर की फोटो ट्वीट करते हुए कुणाल लिखते हैं कि सुबह सुबह भारत में जागा तो ऐसा लगा कि कोई मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन जिसे खोजना चाहिए उसे कोई नहीं ढूंढ रहा। यह बच्चा न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से गायब है। यह सवाल उन लोगों से है जिन्होंने मुझे कल से अपने चैनल्स पे बिठा रखा है, लेकिन सरकार से कोई नहीं पूछ रहा। आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है कि यह युवा अवैध इमिग्रेंट है या इसने कोई संगीन अपराध किया है। मीडिया की रिपोर्ट में जो भी जिक्र है वो सूत्रों के हवाले से है, जिसमें अवैध होने की बात भी है और उसके बर्ताव के ठीक नहीं होने की भी, लेकिन सब कुछ सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है और जोर उसे अवैध और अपराधी साबित करने पर है। इस घटना को लेकर जाहिर है बहस होनी है। पहले इसे विदेश और अमेरिका में भारतीयों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों हो रहा है, खासकर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, इस सवाल से जोड़ा गया और मोदी सरकार की विदेश नीति और इसके विरोध करने नहीं करने को लेकर सवाल उठे। हम उस पर भी आएंगे, लेकिन इसका एक पहलू इस बात से भी जुड़ता है कि भारत के लोग इमिग्रेंट्स को कैसे देखते हैं। इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स और हिंदी में प्रवासी या अप्रवासी अंतर है, लेकिन इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स का इस्तेमाल अब अदल बदल कर लिया जाता है। हम इस पर भी आएंगे। सबसे पहले 8 जून की घटना को लेकर सरकार की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं उसे देखते हैं। आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के साथ इस बारे में आधिकारिक रूप से बात की है। अमेरिका में भारत के दूतावास ने ट्वीट किया है कि हमने ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट देखे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि एक भारतीय को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम स्थानीय अधिकारियों से इस बारे में बात कर रहे हैं। इस बातचीत में क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या मांग की गई है, इसकी कोई जानकारी हमें नहीं मिली। भारतीय सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि अभी तक हमारे पास घटना की जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि किस परिस्थिति में उस लड़के को हिरासत में लिया गया, वो किस फ्लाइट में जाने वाला था और कहां पहुंचना चाहता था। हम मामले को फॉलो कर रहे हैं। 10 जून को दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी किया कि अमेरिका वैध तरीके से आने वाले यात्रियों का स्वागत करता है, मगर अमेरिका आना किसी का अधिकार नहीं। हम अवैध एंट्री, वीजा का शोषण और अमेरिका के कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। कुणाल जैन का वीडियो 8 जून का है, आज 11 जून है। कम से कम सरकार के साथ साथ मीडिया भी पता कर सकता था यह छात्र कहां का है। हरियाणा का अगर है तो इसके माता पिता से संपर्क किया जा सकता था। कुणाल जैन की बात सही है, यह एक मानवीय त्रासदी है, यह अपराधियों का मामला नहीं है। हम इसे केवल इस तरह से नहीं देख सकते कि किसी ने कानून तोड़ा है तो युवा के साथ ऐसा बर्ताव उचित है। यह एक मानवीय त्रासदी है और इसे समझना होगा। पूरी दुनिया से लोग पलायन करते हैं अपने जीवन को बेहतर करने की आस में। भारत से भी लोग दूसरे देश जाते हैं और भारत में भी अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। कानून तोड़ने पर गिरफ्तारी के विरोध का सवाल नहीं है। सवाल है कि किसी के साथ भी इस तरह से बर्ताव करने का। कांग्रेस भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रही है कि सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार की चुप्पी से भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है इमिग्रेंट्स को लेकर सरकार की समझ और जनता के बीच की समझ। दोनों जगहों पर काफी गड़बड़ियां नजर आती हैं और आगे हम देखेंगे कि कैसे इसका संबंध घरेलू स्तर पर वोट बैंक की राजनीति से है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शेनबॉम की स्पष्टता देखिए।
उन्होंने कहा कि माइग्रेंट्स अपराधी नहीं हैं। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट आईसीई ने मेक्सिको के 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी गिरफ्तारी पर मेक्सिको की राष्ट्रपति का बयान आया है कि माइग्रेंट्स क्रिमिनल नहीं होते। उन्होंने अपने नागरिकों का बचाव किया है कि अमेरिका में रहने वाले ये अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं जो अच्छी जिंदगी की तलाश में अमेरिका गए हैं, अपने परिवारों को सपोर्ट करने अमेरिका गए हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर उनके देश भेजे जाने की घटना सामने आई है। इसके विरोध में इस शहर में भयंकर दंगे हो रहे हैं। बड़ी संख्या में कारें जला दी गई हैं, दुकानों को भी लूटा गया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर, लॉस एंजलिस की मेयर सब राष्ट्रपति ट्रंप से भिड़ गए हैं। मेक्सिको की राष्ट्रपति यह बात समझती हैं, कोई अपने देश से दूसरे देश में गया है तो अपने परिवार को सपोर्ट करने गया है, अपनी जिंदगी बेहतर करने गया है। दुनिया के कई देशों में ऐसा ही है। अपने वतन को छोड़कर जाना ही अपने आप में त्रासदी है, लेकिन दूसरे वतन में उन्हें जेल में डाल दिया जाए, भूखा प्यासा रखा जाए, वह भी कम बड़ी मानवीय त्रासदी नहीं। 70,000 साल पहले इंसानों ने अफ्रीका से बाहर कदम रखा और दुनिया के अलग अलग हिस्से में गए। पहाड़ों से लेकर समंदर पार करते हुए उनके माइग्रेशन से यह दुनिया आबाद होती चली गई। 300-350 साल का इतिहास है नेशन स्टेट और नक्शे का, लेकिन इंसान का अहंकार इतना ऊंचा हो गया है कि वह खुद को ही केवल वैध और अवैध के खांचे में बांटकर देखने लगा है। दुखद यही है कि भारत में भी बड़ी संख्या में लोग इमिग्रेंट्स और माइग्रेशन को अवैध और अपराधी के रूप में देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। दुनिया भर में इमिग्रेंट्स को लेकर बहस चल रही है। दुनिया भर में लोग इमिग्रेंट्स के अधिकार के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, मगर भारत में उन्हें अवैध के चश्मे से ही देखा जा रहा है। यह वीडियो जर्मनी के कोलोन का है। जर्मनी में भी इमिग्रेंट और शरणार्थी को वापस भेजने की राजनीति गरमा रही है। इस प्रदर्शन में कई सारे पोस्टर नाज़ी विरोधी हैं। इनमें कहा गया है कि इमिग्रेंट्स को अपराधी बताकर वापस भेजने की बात करने का मतलब है कि नाज़ी की बातों को ही दोहराना। जर्मनी में धुर दक्षिण पार्टी एएफडी की लोकप्रियता इमिग्रेंट और शरणार्थी के विरोध के कारण है, लेकिन उनकी राजनीति का विरोध भी हो रहा है। इस पोस्टर में लिखा है कि नेता मर्ज की राजनीति नाज़ी राजनीति है, जो भी माइग्रेंट विरोधी है वो नाज़ी है। जर्मनी की जनता इन बातों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रही, इसलिए अब इमिग्रेंट के विरोध को अपराध और अवैध से जोड़कर पेश किया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि इनकी वजह से जर्मनी में अपराध बढ़ रहा है और यह अवैध है, इसलिए इन्हें वापस भेजना चाहिए। लेकिन लोगों के बीच जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जर्मनी में बड़ी संख्या में लोग इमिग्रेंट्स और शरणार्थी को इस तरह से वापस भेजे जाने के खिलाफ हैं। इसे अपराध की जगह मानवीय त्रासदी के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि जब जर्मनी के मौजूदा चांसलर ने फरवरी में एक प्रस्ताव पेश कर प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तब बर्लिन में 1.5 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया। 1.5 लाख लोग इसलिए सड़क पर आए क्योंकि वे इसे मानवीय त्रासदी के रूप में देखते हैं, उनके अधिकार की बात करते हैं, ना कि अपराधी की तरफ देखते हैं। गांधी के देश के नागरिक अगर कहें कि मामला केवल अपराध का है, कानून तोड़ने का है, तो थोड़ा अजीब लगता है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव के कानून का विरोध करने से ही भारत को गांधी मिले और अंग्रेजों से लोहा लेने वाले अहिंसावादी सत्याग्रही मिले। 1906 में दक्षिण अफ्रीका की ट्रांसवाल सरकार ने कानून बनाया कि सभी एशियाई नागरिकों को पंजीकरण कराना होगा और परिचय पत्र साथ रखना होगा। बिना पास के ट्रांसवाल में प्रवेश वर्जित होगा। 13,000 भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। गांधी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इसी के विरोध के कारण जीवन में पहली बार 2 महीने के लिए जेल गए। एक और घटना है रेल की बोगी से उतार दिए जाने की। उस वक्त गांधी के पास टिकट था, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर उतार दिए गए। गांधी ने दूसरे डिब्बे में सफर करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह नस्ली भेदभाव के कारण किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर गांधी जी ने सर्द भरी रात बिता दी, मगर इस भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। उस देश के लोग कह रहे हैं जिस देश के गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां के गलत कानूनों का विरोध किया, भारतीयों में लड़ने का साहस पैदा किया, जेल का भय दूर किया, आजादी का सपना जिंदा कर दिया। उस देश के भक्त प्रजाति कह रहे हैं कि अमेरिका का कानून तोड़ेंगे तो भारतीय के साथ
इस तरह से बर्ताव किया जा सकता है। गनीमत है कि आज वाले भक्त तब नहीं थे, वरना वे भारत लौटने पर भी अंग्रेजी हुकूमत से मांग करने चले जाते कि गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाए। कानून किसी भी देश का हो, उसका आधार नैतिक और मानवीय होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका विरोध भारत में भी और दुनिया के किसी भी देश में होना चाहिए। ऐसा लगता है कि एक सरकार की चुप्पी का बचाव किसी भी हद तक करने की ठान ली गई है। इमिग्रेंट्स का सवाल आज दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। भारत के एकमात्र ग्लोबल लीडर को इस सवाल पर आए दिन बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें भी पता है कि उनकी अपनी राजनीति ऐसा करने से रोक देगी। घुसपैठिए को लेकर भाषण देने वाले इमिग्रेंट्स का बचाव कैसे कर सकते हैं, भले ही वह भारतीय इमिग्रेंट्स हो। ग्रेटा का गजा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वह और उसके साथी अपनी नाव से गजा जाने का फैसला करते हैं। गजा के लोगों के लिए मानवीय मदद लेकर हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं और सारी दुनिया के सामने इसराइल को चुनौती देते हैं। इसराइल की धमकियों के बावजूद गजा के तट तक पहुंचे और इसराइल द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद अब वापस भेजे जा रहे हैं। दुनिया भर में लोग गजा के लिए बोल रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यही है ग्लोबल नागरिक की जिम्मेदारी। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर जिस युवक को अमेरिकी सिपाही ने पकड़ा है, वह मामला क्या है अभी साबित होना है। अव्वल तो किसी को पता नहीं कि अपराध भी है या नहीं। उस युवक की अपनी भी कोई कहानी होगी। हमारा जोर इस बात पर है कि हम इमिग्रेंट्स की समस्या को कैसे देखते हैं, खासकर तब जब लाखों की संख्या में भारतीय दुनिया के देशों में गए हैं, बस चुके हैं और वहां कामयाबी पा रहे हैं। कई सारे लोग गलत तरीके से भी उन देशों में गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत में रहकर उनका कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी भारत के लोग दुनिया के देशों में भारतीयों के साथ व्यवहार को केवल कानून तोड़ने की नजर से कैसे देख सकते हैं। बात केवल अवैध प्रवासी की नहीं है, भारत से अमेरिका जाने वाले छात्रों के वीजा और वहां उनके साथ होने वाले व्यवहार का भी है। हम उन सवालों को नहीं छोड़ सकते। 5 फरवरी को अमेरिकी सेना का विमान 100 से अधिक भारतीयों को लेकर अमृतसर लैंड करता है। इस विमान में अवैध रूप से अमेरिका गए भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर भेजा गया। इतना बड़ा हवाई जहाज लैंड कर गया, एक तरह से उसे छिपाने की कोशिश की गई। जो लोग उतरे सीधे उनके गांव भेज दिए गए। क्या गोदी मीडिया के चैनल उनके गांव तक गए, उनसे पूछा कि इस तरह से भेजने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? वो पूरी कहानी जनमानस के सामने से ही गायब कर दी गई। यही नहीं, ट्रंप प्रशासन इस तरह के वीडियो भी जारी करता रहा जिससे पता चलता है कि भारतीयों को हथकड़ियां ही नहीं बेड़ियां पहनाकर भेजा गया। 5 से 17 फरवरी के बीच 300 से अधिक भारतीय इसी तरह बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर भेजे गए। सरकार इसका नैतिक विरोध तक नहीं कर सकी, बल्कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां तक कह दिया, अवैध डंकी रूट से जाने वालों के साथ सहानुभूति जरूरी नहीं। हर देश का अपना कानून होता है और आप उससे बहस नहीं कर सकते। जो लोग गैर कानूनी तरीके से किसी देश में घुसे हैं वे अपराधी हैं। लेकिन इसका सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए इंडियन स्टूडेंट्स, वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है। बूटों के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। हमें व्हाट्सएप पे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं। क्या फायदा हुआ आपकी इस नीति का? आप तो हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, कोरोना होता रहा, आप नमस्ते ट्रंप कराते रहे, हाउडी मोदी कराते रहे। आपने तो वहां जाकर प्रचार भी कर डाला, आपकी बात ट्रंप सरकार भी कर डाला। भारत क्यों चुप रह जाता है? कोलंबिया तो चुप नहीं रहा। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने कह दिया, प्रवासियों को सेना के विमान में भेजना उनके साथ अपराधी जैसा बर्ताव करना है। इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है।
क्या यही बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं कह सकते थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि अमेरिका कोलंबिया के प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता। मैं कोलंबिया के प्रवासियों के साथ आ रहे अमेरिकी विमानों को अपनी जमीन पर नहीं उतरने दूंगा। पेट्रो ने जब ट्वीट किया उस समय अमेरिकी सेना के 2 विमान कोलंबिया की तरफ आ रहे थे, मगर कोलंबिया में घुसने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें वापस लौटना पड़ा। पेट्रो ने सिर्फ इस शर्त पर अमेरिकी विमान को अनुमति दी कि प्रवासियों को सैन्य विमान के जरिए नहीं भेजा जाएगा। इसके 2 दिनों के बाद कोलंबिया ने अपनी वायुसेना के विमान को अमेरिका भेजा ताकि उसके नागरिकों को सम्मान के साथ वापस लाया जा सके। जब इस विमान से उतरते हुए प्रवासियों की तस्वीरों को गुस्ताव पेट्रो ने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया तो देखा जा सकता है कि उनके हाथों में कोई हथकड़ियां नहीं थी और किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं की जा रही थी। बाद में कोलंबिया ने अपने नागरिकों के वापस भेजे जाने के लिए अमेरिका की सरकार को पैसे देने की भी पेशकश की। कोलंबिया के विरोध का आधार था मानवीय गरिमा। साफ कहा जा रहा है जो माइग्रेंट हैं वो अपराधी नहीं हैं। आप इस तरह से सेना के विमान में भेजेंगे, हथकड़ियां पहनाकर, बेड़ियां डालकर, तो इसका यही मतलब है कि आप उस नागरिक का ही नहीं, उस इंसान का ही नहीं, उस देश का भी अपमान कर रहे हैं। भारत कोलंबिया से 11 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। कोलंबिया की जीडीपी का आकार $363 बिलियन ही है। भारत 4 ट्रिलियन होने के करीब है। तब कोलंबिया मानवीय आधार पर विरोध कर सका और भारत चुप रह गया। क्यों? भारत क्यों नहीं बोलता है? क्या आपको पता है कि एक समय था जब भारत अमेरिका को आंखें दिखाकर बात कर सकता था कि माफी मांगनी पड़ेगी? ज्यादा पुरानी बात नहीं, दिसंबर 2013 की है। तब इस तरह की हेडलाइन छपी थी कि भारत ने अमेरिका से माफी की मांग की है। व्हाइट हाउस ने तब माफी मांगने से इनकार कर दिया, लेकिन यह भी कहा कि इस बात को लेकर अमेरिका और भारत के बीच संबंध खराब नहीं होने चाहिए। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, जिन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा गया। मामला था वीजा फ्रॉड के मामले में एक भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े की गिरफ्तारी को लेकर। आरोप तो वीजा के फ्रॉड का ही था, लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या उनकी पार्टी के लोगों ने नहीं कहा कि अमेरिका का कानून तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे। मनमोहन सिंह ने सीधे सीधे माफी की मांग कर दी और दिल्ली में अमेरिकी दूतावास से सुरक्षा का स्तर घटा दिया। उस समय भारत ने भी इसी आधार पर विरोध किया कि यह गरिमा का सवाल है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि देवयानी के साथ जो बर्ताव हुआ वो डिप्लोरेबल है, निंदनीय है। कमलनाथ संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि माफी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। उस समय विपक्ष भी मांग कर रहा था सरकार कड़ा जवाब दे, और सरकार ने कड़ा जवाब दिया। आज विपक्ष मांग कर रहा है सरकार जवाब दे, बोले जवाब का आधिकारिक स्तर पर पता नहीं चलता। जब देवयानी का मामला सामने आया उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है राहुल गांधी और कांग्रेस के सुशील कुमार शिंदे के अलावा गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका से आए डेलीगेशन से मुलाकात करने से मना कर दिया। राहुल गांधी ने भी मना किया और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। यह ट्वीट आज भी प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर है। उन्होंने लिखा था कि हमारे देश की महिला राजनयिक के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करते हुए मैंने देश के साथ एकजुटता बनाए रखते हुए अमेरिका से आए डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी हैं और बोल नहीं पा रहे। केरला कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि देवयानी विवाद के समय अमेरिका के राजनयिक विशेषाधिकारों को डाउनग्रेड कर दिया गया, कम कर दिया गया। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के बाहर सुरक्षा बैरिकेड हटा दिए गए और हवाई अड्डे पर अमेरिकी राजनयिकों को मिलने वाले विशेष एक्सेस को वापस ले लिया गया। अमेरिका के राजनयिकों को मिलने वाले ड्यूटी फ्री अल्कोहल और खाने के निर्यात पर मिलने वाली छूट को भी हटा दिया गया। उस समय भारत ने कई स्तरों पर जता दिया उसके एक राजनयिक के साथ इस प्रकार का बर्ताव अस्वीकार्य है और आधिकारिक रूप से अमेरिका से माफी की मांग की गई। अमेरिका ने अफसोस प्रकट किया था। देवयानी खोब्रागड़े हमारी राजदूत थी, उनके साथ अमेरिका ने दुर्व्यवहार किया था और हमने पूरी तरह से उनके साथ खड़े रहे, उनको इम्यूनिटी करी, उनको परमानेंट एक मिशन यूएन पे भेजा और यहां पर हमने उनके दूतावास, अमेरिकी दूतावास के खिलाफ एक्शन लिया था। यह करना होता है आपको। आप चुप कैसे बैठे हुए हैं? When will the Prime Minister of this country
rise to the occasion and protect the honor and dignity of Indians. 1990 में इराक द्वारा जब कुवैत पर आक्रमण किया गया तो उस समय भी चंद्रशेखर की सरकार लाखों भारतीयों को ऑपरेशन एयरलिफ्ट के तहत वापस लाई थी। इतना बड़ा बचाव अभियान था कि विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया। मोदी सरकार ने भी विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान जारी रखा, परेशानियों में मदद की और इसका खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। यूक्रेन पर हमला हुआ, आपको याद होगा विपक्ष ने कितना हंगामा किया। उस समय भी मंत्रियों को भेजा गया। अब वही प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, यह बात समझ के परे है। बात किसी के अपराधी होने की नहीं है, अवैध इमिग्रेंट्स होने की नहीं है, बात है सम्मान की, गरिमा की। आप अपराधी और अवैध बताकर जवाबदेही से नहीं बच सकते। क्या इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि दिल्ली, झारखंड और बंगाल में घुसपैठिए की राजनीति करते हैं? अमेरिका में ट्रंप जिसका भूत खड़ा कर रहे हैं, भारत में वही भूत कई साल से खड़ा किया जा रहा है। उस भूत को पकड़ने के लिए असम में कई 100 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, एनआरसी कराई गई थी, कुछ भी नहीं निकला। मेक्सिको और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इमिग्रेंट्स की गरिमा और सपनों की बात की है, उनका बचाव किया है। उन्होंने अमेरिका के तर्क को स्वीकार नहीं किया कि ये अवैध हैं या अपराधी हैं। भारत सरकार के पास नैतिक बल नहीं है, नैतिक रास्ता भी नहीं बचा कि वह केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के नागरिकों के साथ होने वाले ऐसे बर्ताव का विरोध कर सके। गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले जरूरी नहीं कि गांधी की किताब पढ़कर ही आते हों। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।